आर्थिक भूगोल। तीसरा पॉइंट, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। चौथा पॉइंट जो है ऐतिहासिक भूगोल, ये उन ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में से सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। पांचवा, राजनीतिक भूगोल, ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैज्ञानिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जीव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरपृष्ठ इंग्लिश में इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का भूगोल की जो शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर वो जो थी वो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर थी और ये जो है प्रादेशिक उपागम के आधार पर, ठीक है। इस 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन को 3 भागों में डिवाइड किया है। स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। और प्रादेशिक योजना को 2 भागों में डिवाइड किया है। देश ग्रामीण योजना, शहरी योजना। ये चित्र 1.3 है भूगोल की शाखा प्रादेशिक भूगोल उपागम के आधार पर। अभ्युदय हुआ, इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। जीव भूगोल, इसमें पशु एवं उनके विकास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। दूसरा वनस्पति भूगोल, ये प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र जिसे इंग्लिश में हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियां जिसे इंग्लिश में स्पीसीज के निवास या स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चौथा है पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास यानी भूमि का नुकसान होना, ह्रास का मतलब होता है नुकसान, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया जाता है। इसके अध्ययन हेतु कुछ शाखा का विकास हुआ है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की जो शाखाएं हैं ये हैं बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विश्लेषण। 2 ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए वनिष्ठ सर्वेक्षण है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये है प्रादेशिक आयाम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। ये ये वाला डायग्राम दिया है गया, ठीक है। कार दर्शन, पहला जो है दर्शन में 2 पार्ट है, दो भागों में डिवाइडेड है। भौगोलिक चिंतन, दूसरा है भूमि एवं मानव अंतःप्रतिक्रिया या मानव पारिस्थितिकी। दूसरा जो है विधितंत्र एवं तकनीक, ठीक है। इसे भी 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण। दूसरा परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक। तीसरा क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ। चौथा भू सूचना विज्ञान तकनीक जिसे जियोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे दूर संवेदन तकनीक। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, वैश्विक स्थिति तंत्र GPS। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु ये रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है।
क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होते रहे हैं। उदाहरण के लिए जो पहले हस्तनिर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण में परावर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को बृहत मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं, ठीक है, व्यापक सूचनाएं जो है इंटरनेट के माध्यम से तकनीक के साथ अग्रसर हुए हैं। विद्वानों को बृहत मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी गई है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है। इसके प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे इंग्लिश में GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्यों को खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीक ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्यभाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। इस भौतिक भूगोल का क्या महत्व है? पुस्तक का शीर्षक जो है और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यह भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृति, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व, मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें, जल परिमंडल से संबद्ध होते हैं। जैव मंडल जैसे जो होते हैं जीव के स्वरूप, मानव, वृत्त जीव एवं उनके पोषक परिक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्रचल जिसे इंग्लिश में इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रतिक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रतिक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका प्रोफाइल के विकास में सहायक होते हैं। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृति आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चारागाह, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों को स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्तु, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन, कुछ उद्योग आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित, जिसे मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलन, एयर कंडीशनर, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व, घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। मानव में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर, जिसे इंग्लिश में एक्वीफर, को पुनर्वेशित रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव करती हैं। हम संसाधनों के भंडार, समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत में समुद्री तल से मैंगनीज पिंड, जिसे नाइड्यूल्स, एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा का नवीनीकरण पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव उन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनियोजित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतः सतत विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। ये देखो, ये दे रखा है भूगोल क्या है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये किसने बताया? वो बताया रिचर्ड हाइटसोन ने। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। ये किसने बताया? अल्फ्रेड हैटनर ने। आगे जो है अभ्यास प्रश्न है। आज तक के लिए इतना।